नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके आने वाले पेपर 1 में, हाई कोर्ट के एग्जाम में, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के आप टीजीटी, जेबीटी या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जैसे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली आफ्टर हाउ मेनी डेज सुनीता विलियम्स रिटर्न टू अर्थ। तो बोलते हैं कि हाल ही में कितने दिनों के बाद सुनीता विलियम्स जो है वो पृथ्वी पर लौटी है। देखिए सुनीता विलियम्स की अभी वापसी हुई है धरती पर, और ये क्या इनका था क्या पूरा मामला वो भी हम समझेंगे, परंतु पहले तो जानिए कि ये कितने दिनों के बाद जो है वो पृथ्वी पर जो है वो लौटी है। तो 286 डेज के बाद जो है ये पृथ्वी पर जो है वो लौटी हैं। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सुनीता विलियम्स जो है वो नासा के एक एस्ट्रोनॉट्स हैं। ये अपने एक साथी जिनका नाम बुच विल्मोर था, इनके साथ जो था वो स्पेस स्टेशन पर जो था वो गई थी, और वहाँ पर बोइंग का एक स्टार लाइनर रॉकेट था जिसकी सहायता से जो था ये स्पेस पर जो था वो गए थे। परंतु जब ये जाते हैं तब तो ठीक ठाक वहाँ पर पहुँच जाते हैं, परंतु वापसी के टाइम ये जो बोइंग का स्टार लाइनर जो रॉकेट था वो ख़राब हो जाता है, जिससे इन्होंने वापस यहाँ नीचे धरती पर आना था वो ख़राब हो जाता है। एक तो उसकी हीलियम गैस ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो लीकेज हो रही थी, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गए थे 8 दिनों के लिए, परंतु फिर जब वो बोइंग का स्टार लाइनर जो है वो ख़राब हो जाता है, वो धरती पर वापस आ जाता है खाली। अब ये जो है वो वहीं पर फंसे रह जाते हैं। विलियम बुच जो सुनीता विलियम्स थी वो भी, और विच विल्मोर ये भी, ये दोनों वहाँ पर फंसे रह जाते हैं। अब इनको लाने के लिए कोशिश की जाती है कि इनको वापस कैसे लाया जाए। अब इनको लाया जाता है स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सहायता से पृथ्वी पर वापस। अब पृथ्वी पर ये स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सहायता से वापस आते हैं ये दोनों ही, बुच विल्मोर भी और सुनीता विलियम्स गए थे ये सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों के लिए। अब वहाँ पर 286 डेज जो है वो लगाकर प्रॉपर आते हैं, मतलब 278 डेज जो है वो ज़्यादा वहाँ पर लगाकर जो है वो आते हैं। जितने दिन भी वो वहाँ पर रहे, अपना रिसर्च करते रहे और भी वहाँ पर काम जो था वो करते रहे। अब होता ऐसा है ना कि आपने वीडियोस देखी होंगी स्पेस की कि हवा में उड़ते रहते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए, पृथ्वी के साथ बैलेंस बनाने के लिए इनको एक्सरसाइजेज प्रॉपर करनी पड़ती हैं और भी बहुत सारे नियम जो है उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये बहुत लंबा सफ़र इनका रहा। 286 डे जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सोच लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं 2 दिनों के लिए, आप वहाँ पर 4 दिन भी फंस कर रह जाते हैं तो आप बोर हो जाएंगे, आप मेंटली जो है वो टॉर्चर हो जाएंगे। आप 2-4 दिनों के बाद 8 दिन अगर आप वहाँ पर रहते हैं तब तो और भी परेशान हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। परंतु सोचो आप 286 डेज जो है वहाँ पर ये दोनों जो हैं वो रहकर आते हैं और सफलतापूर्वक जो है ये धरती पर अब लैंड भी कर जाते हैं। इनके द्वारा अर्थ को जो है वो 4576 टाइम्स जो है वो उसके चक्कर काटे गए, सर्कल की लगाया गया उसका, और इन्होंने जो था वो 121 मिलियन माइल्स जो है वो ट्रैवल जो था वो टोटल किया। तो मतलब बहुत लंबा सफ़र है ये अपने आप में एक। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई स्पेस यात्री गया है और वो वहाँ पर फंस कर रह गया है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो हुए हैं, परंतु सुरक्षित वापस लौटे हैं और रेगुलर उसके बाद काम पर लगे भी हैं। स्पेस एक्स कैसे इनको वापस लाता है? स्पेस एक्स अपना एक रॉकेट भेजता है जिसमें जो क्रू के मेंबर थे उसमें 2 मेंबर जो हैं वो नहीं, मतलब 2 मेंबर कम भेजे जाते हैं। मान लो उसकी कैपेसिटी थी 4 लोगों की, तो उसमें सिर्फ और 2 लोग भेजे जाते हैं। 2 सीट्स जो हैं वो खाली रख दी जाती हैं। वो वहाँ पर स्पेस में जाकर सक्सेसफुली पहुँच जाता है। अब जब वो स्पेस से वापस आता है तो वो 2 लोगों को साथ में और लेकर, बुच विल्मोर थे उनको और सुनीता विलियम्स थे इनको, तो इस तरह से वो वापस लेकर आता है। मतलब 2 सीट्स खाली रखी गई, एक रॉकेट भेजा गया, उसकी सहायता से जो है वो नीचे जो है वो फिर आते हैं। अगला यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि स्पेस एक्स का जो कैप्सूल था ड्रैगन, वो जो है वो कहाँ पर पैराशूटेड हुआ? वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो था वो पैराशूटेड जो है वो हुआ था, है ना। जो आप समुद्र देख रहे थे जहाँ से जो था वो इनको रिकवर किया गया जाकर, वो जो था वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में लैंड हुआ था आकर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज कनाडाज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो बोलते हैं कनाडा के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मार्क कार्ने के द्वारा जो है वो ली गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर देखिए मार्क कार्ने जो है वो 24th प्राइम मिनिस्टर जो है वो कनाडा के जो है वो बने हैं, और ये जो है वो लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी के जो है वो है। इनके द्वारा जो है वो अभी मार्च महीने में जो है शपथ ली गई और 24th प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया था कि कनाडा को अपने आप में मिला लेंगे, यूएसए में इसको शामिल कर लेंगे। वहाँ से कनाडा की भी चिंताएं बढ़ गई थी। अब कनाडा के साथ जो है वो यूएसए बॉर्डर भी काफ़ी लंबा शेयर करता है, तो इनके बीच में टैरिफ वॉर भी आपको देखने को मिला। यूएस ने टैरिफ लगा दिया था कनाडा के ऊपर। यहाँ पर इलीगल स्मगलिंग होती है, बहुत सारी इलीगल चीज़ें जो हैं उस बॉर्डर पर जो है वो होती भी हैं। अब
बात करते हैं कि यूएसए और कनाडा का बॉर्डर भी क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यूएसए और कनाडा का बॉर्डर। इस बाउंड्री का नाम क्या है, जो यूएसए और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनती है, इसका नाम क्या है, वो एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। तो 49th पैरेलल कर इस तरह से जो है वो नाम है जो बाउंड्री बनती है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। 49th पैरेलल कर जो है वो नाम है इस लाइन का, जो कि यूएसए और कनाडा को जो है वो सेपरेट जो है वो करती है। वैसे ही आप देखते हैं हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगाता है। इंडिया की जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इंडिया चाइना के साथ भी वैसे ही बाउंड्री लगाता है, उसको मैकमोहन लाइन जो है वो बोलते हैं। इंडिया जब एक अखंड भारत हुआ करता था, पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ एक बाउंड्री लगाता था जिसको डुरंड लाइन जो था वो बोलते थे। परंतु अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो डुरंड लाइन जो है वो आती है। तो डुरंड लाइन भी इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ भी इंपॉर्टेंट है, मैकमोहन भी इंपॉर्टेंट है, 49th पैरेलल भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। इन सभी इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन वुमेन प्रीमियर लीग 2025। तो बोलते हैं वुमेन प्रीमियर लीग 2025 जो था वो किसके द्वारा जीता गया। अब वुमेन प्रीमियर लीग 2025 की बात हो रही है, कौन सी टीम के द्वारा जो था वो इसको जीता गया। इसको जो था वो जीता गया मुंबई इंडियंस के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, मुंबई इंडियंस के द्वारा जो था वो इसको जीता गया। चलो ठीक है, परंतु मुंबई इंडियंस ने हराया किसको, तो दिल्ली कैपिटल्स को जो था वो हराया गया। तो रनर अप कौन रहा यहाँ पर, दिल्ली कैपिटल्स जो था वो इसमें रनर अप जो है वो रहता है। अब बात करते हैं कि ये जो WPL हुआ, वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का हुआ, इसमें जो है वो मोस्ट रन किसने बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला, मोस्ट विकेट किसने ली, वो सारे हम जानेंगे नाम यहाँ पर। जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया वो दिया गया मुंबई इंडियंस की ही एक प्लेयर है जिनका नाम इस तरह से है, नथाली रुथ स्राइवर व्रंट। इस तरह से नथाली रुथ स्राइवर व्रंट जो है वो इनका नाम है। मुंबई इंडियंस की ये प्लेयर हैं और इनको जो था ये खिताब जो था वो दिया गया कौन से वाला, एक तो इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया, दूसरा इनको मोस्ट रन्स के लिए भी जो था वो इनको अवार्ड जो है वो मिलता है। मोस्ट विकेट के लिए किसको अवार्ड मिला, तो मुंबई इंडियंस की ही एक प्लेयर है जिनका नाम एमिलिया केर है। एमिलिया केर को जो था वो मोस्ट विकेट्स का मिला। और एमिलिया केर के अलावा जो था वो साथ में ही हाइले मैथ्यू हैं, इनको भी जो था वो मिला। 18 विकेट जो है इन दोनों ने ही जो है वो ली है। तो ये नाम याद ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है विनर WPL के और WPL के रनर अप, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से 100% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ये तो WPL हो गया, अभी IPL भी जो है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। IPL तो काफ़ी टाइम से हो रहे हैं, परंतु WPL जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया गया था, 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था। और वुमेन प्रीमियर लीग में जो है वो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 5 टीम्स जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ हैं। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं फॉर द ईयर 2025 द प्रेसिडेंट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड। तो बोलते हैं 2025 के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा कितने पद्मश्री अवार्ड जो हैं वो दिए गए थे। तो हम बात करते हैं कि पद्मश्री अवार्ड जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पद्मश्री अवार्ड हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पद्मश्री अवार्ड की बात चली थी कि आने वाले जो 2026 के पद्मश्री अवार्ड हैं उनके लिए नॉमिनेशन स्टार्ट हुई है, परंतु हमें 2025 के पद्मश्री अवार्ड एक बार फिर से रिवाइज करने हैं। देखो ये जो पद्मश्री अवार्ड होते हैं इसमें पद्मा अवार्ड जो है वो आते हैं। पद्मा अवार्ड 3 कैटेगरीज में जो है वो आते हैं, एक पद्म विभूषण आता है, एक पद्म भूषण आता है और एक पद्मश्री आता है। हम पद्मश्री की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि कितने पद्मश्री अवार्ड दिए गए तो 113 पद्मश्री अवार्ड जो है वो इस साल 2025 में दिए गए। हम बात करते हैं टोटल कितने पद्मा अवार्ड दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण भी शामिल होगा, पद्म भूषण भी शामिल होगा। तो टोटल 139 ये अवार्ड जो था वो दिए गए, टोटल 139 दिए गए। अगर अब इसमें बात की जाती है सबसे पहले पद्म विभूषण की, जो सबसे हाईएस्ट इसमें माना जाता है पद्म विभूषण कर तो पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं तो पद्म भूषण जो था वो कितने लोगों को दिया गया था, वो 19 लोगों को जो था वो दिया गया था। और पद्मश्री की अगर हम बात करते हैं तो पद्मश्री 113 लोगों को जो था वो दिया गया था। अब ये जो अवार्ड दिए गए इसमें से 23 तो महिलाएं ही हैं, 23 इसमें महिलाएं हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और 10 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि NRI हैं, या तो PIO हैं, या तो OCI हैं, और 13 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत जो है ये अवार्ड जो है वो मिला है। 23 महिलाएं हैं, 10 जो है वो NRI फॉरेन टाइप के लोग हैं, और 13 लोग जो है वो ऐसे हैं जो कि जिनको मरणोपरांत जो है ये अवार्ड मिला है।
तो इतना आप पद्मा अवार्ड्स के बारे में जो है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है। अच्छा, हिमाचल के एक व्यक्ति को भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा भी था, 2-3 बार हमने उनका नाम पढ़ा है, तो आप कमेंट कर उनका नाम जो है वो बताएंगे कि किसको पद्मश्री अवार्ड हिमाचल से इस साल दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अपकमिंग एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के या फिर एचपी आरसीए के किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, जेबीटी का हो या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर आपका कोई भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसा एग्जाम हो गया, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एक प्रॉपर और एक अच्छी शेप जो है वो दे सकते हैं। देखो, आपने कल भी देखा होगा कि जूनियर ऑडिटर का रिजल्ट आया, कितना एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन है। 2-4 दिन 2-4 महीने पढ़कर जो है वो काम नहीं चलेगा। या फिर आप यूं सोचेंगे कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया वो एनफ है, आपको एनालाइज करना जरूरी है, अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप देना जरूरी है, तो आप हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट से जो है वो अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। यहाँ से आप अपनी कमियों को एनालाइज कर सकते हैं और टेस्ट शीट को जितनी बार रिवाइज करेंगे हर बार नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल जीके, इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके, करंट अफेयर, ये सब वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है टेस्ट शीट्स में आपको बताया गया है। और हिंदी इंग्लिश को भी जो है वो अच्छे से कवर यहाँ पर किया गया है, प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए जो है वो बनाए गए हैं, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉपर हो, आपका माइंड सेट जो है वो प्रॉपर हो, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और टॉप में आ सकें। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से टाइमली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ लोगो ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो बोलते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है वो स्टार्ट हुए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बोलते हैं इसका लोगो जो है वो जारी किया गया। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या लोगो है 2025 के लिए? खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो 2025 के लिए उज्ज्वला कर इसका लोगो, उज्ज्वला कर जो है वो उसका लोगो है। यहाँ पर लोगो को आप काट ही दो, लोगो नहीं होगा। यहाँ पर ना लोगो भी जारी किया गया है, परंतु लोगो एक अलग चीज़ आ गई। हम बात कर रहे हैं मास्कट की, इसका जो मास्कट है उसकी बात कर रहे हैं। तो मास्कट इसका क्या है? उज्ज्वला इसका मास्कट है। तो उज्ज्वला मास्कट का नाम ध्यान रखना है। ये ऑफिशियली मास्कट है जो अभी सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो है वो स्टार्ट हुए हैं और दिल्ली में जो है ये स्टार्ट हुए हैं। अब यहाँ पर बात हो ही रही है जब खेलों की, तो नेशनल गेम्स जो था वो कुछ टाइम पहले जो था वो कंक्लूड हुए थे और नेशनल गेम्स में हमने मेडल टैली जो था वो देखी थी कि उसमें कौन सी टीम के द्वारा जो था वो टॉप किया गया। तो नेशनल गेम्स जो हुई थी, नेशनल गेम्स 2025 की, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले नंबर पर जो था वो जो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड था, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो था वो टॉप किया गया था। मेडल टैली में टॉप किया गया था इनके द्वारा, 121 टोटल मेडल इनके द्वारा जो था वो जीते गए थे। इसमें हमने पढ़ा था कि 68 गोल्ड मेडल थे, 26 सिल्वर मेडल थे और 27 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है। महाराष्ट्र के द्वारा टोटल 201 मेडल जो था वो जीते गए थे, परंतु सिर्फ और सिर्फ 54 गोल्ड मेडल जीते गए थे, इसलिए महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पर जो है वो आया। सिल्वर मेडल महाराष्ट्र ने 71 जीते थे और ब्रॉन्ज मेडल महाराष्ट्र ने जो था वो 76 जो था वो जीते थे। महाराष्ट्र के बाद जो था वो हरियाणा जो था वो आगे था। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के द्वारा जो था वो 153 टोटल मेडल जो था वो जीते गए। 153 टोटल मेडल हरियाणा ने जीते, 48 इसमें गोल्ड मेडल थे, 47 इसमें सिल्वर मेडल थे और 58 इसमें जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये टॉप 3 की मेडल टैली आपने ध्यान रखनी। टॉप 3 में जो स्टेट्स आते हैं उनका, साथ में अपना हिमाचल तो आपको याद अभी तक हो ही गया होगा। हिमाचल के द्वारा कितने टोटल मेडल जीते गए थे? 15 मेडल जो था वो अपने हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो था वो यहाँ पर जीते गए थे। 15 मेडल हिमाचल ने जीते थे, जिसमें से 4 जो था वो गोल्ड मेडल थे, 3 जो था वो सिल्वर मेडल थे और 8 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल हिमाचल के द्वारा जीते गए थे। तो आपने टॉप के स्टेट्स ध्यान रखने हैं नेशनल गेम्स में और आपने हिमाचल की भी रैंकिंग जो है वो ध्यान रखनी है कि किस तरह से मेडल टैली में हिमाचल के जो था वो मेडल रहे थे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज। और भी आगे चलकर अभी हम अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि अगला ही क्वेश्चन खेलों से जुड़ा है। बोलते हैं इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025। तो बोलते हैं कि भारत ने 2025 के मुकाबले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन में कितने पदक जो है वो जीते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स की, ये हम बात कर रहे हैं 2025 में कि 2025 में कितने मेडल इसने जीते हैं। तो 2025 में भारत के द्वारा 33 मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 33 मेडल जो जीते गए, इसमें से गोल्ड मेडल भी थे, सिल्वर मेडल भी थे और ब्रॉन्ज मेडल भी थे। तो 8 इसमें से गोल्ड मेडल थे, 8 जो था वो गोल्ड मेडल थे, 18 जो था वो सिल्वर मेडल थे और 18 के बाद 7 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इस तरह से ये प्रॉपर मेडल टैली इनकी थी, 8, 18 और 7 करके। हमने पढ़ा था कि ये जो
गेम्स हैं ये अभी मार्च के महीने में ही हुई, और लास्ट एडिशन में ही हमने पढ़ा था कि इनको होस्ट करने वाली सिटी कौन सी है और कंट्री कौन सी है। तो ट्यूरिन सिटी है। ट्यूरिन सिटी जो है वो इटली की एक सिटी है जहाँ पर इनको जो था वो होस्ट किया गया था। तो ट्यूरिन सिटी आपने ध्यान रखना है, इटली की ये सिटी है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर इनको होस्ट किया गया। ठीक है, तो इतना सा ही हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलते हैं इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। तो बोलते हैं कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहली स्टेटमेंट पढ़ ली। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं इंडिया विल हैव इट्स ऑन स्पेस स्टेशन बाय 2040, कि इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा 2040 तक। और तीसरी में बोलते हैं कि इंडिया इज सेट टू लैंड एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बाय 2035, कि इंडिया जो है वो 2035 तक अपना एक एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पर जो है वो लैंड कर देगा। तो 4 स्टेटमेंट्स आपने देख ली। अब आपको एनालाइज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट से अगर आपने सोच लिया है अपना आंसर कि इनमें से कौन सा सही है, तो मैं हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करता हूँ। आपके पास ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, पता चल गया होगा आपको अगर आपको आता है। अगर नहीं आता तो अभी हम एनालाइज करते हैं। बोलते हैं इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 28। तो ये सही बात है कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2028 तक, ये बात कही गई। और इंडिया जर्मनी को ओवरटेक करेगा और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2028 तक बन जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही यहाँ पर दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इंडिया विल हैव इट्स ऑन स्पेस स्टेशन बाय 2040, कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन एक होगा 2040 तक। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, देखो इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, परंतु क्या 2040 तक होगा? नहीं, 2040 तक इंडिया के अपने स्पेस स्टेशन होने की आशंका नहीं है। 2035 तक ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 2035 तक इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा। और इस बात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा भी काफ़ी जोर दिया गया था। अभी एक बार फिर से ये चर्चा में आया था जब इसरो के नए चेयरमैन बने थे डॉक्टर वी नारायणन, उस टाइम भी जो था ये बड़ा फोकस जो था वो इसके ऊपर किया गया था कि इंडिया का अपना एक स्पेस स्टेशन जो है वो होना चाहिए और 2035 तक जो है ये हो जाएगा। इसरो के नए चेयरमैन की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसरो के नए चेयरमैन बने हैं। और इसी उत्तीर्ण सीरीज में मैंने बहुत बार आपको ये रिवाइज करवाया है। अभी जो मेडिकल ऑफिसर का पेपर 1 हुआ था वहाँ पर ये पूछा भी जा चुका है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इंडिया इज सेट टू लैंड एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बाय 2035, कि इंडिया अपना भारतीय एक एस्ट्रोनॉट मून पर 2035 तक लैंड करेगा। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। इंडिया 2040 तक एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपना एक भारतीय एस्ट्रोनॉट जो है वो चांद पर वो लैंड करेगा। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी हो जाएगी? ओनली 1 इज करेक्ट। दूसरी और तीसरी तो हमारे पास गलत यहाँ पर दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इंडिया का जो अपना एक भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा वो 2035 तक होने की आशंका है, और इंडिया का जो एस्ट्रोनॉट मून पर लैंड करेगा वो 2040 तक जो है वो करेगा। तो ये बातें कही गई हैं। ध्यान रखने वाली बात यहाँ से ये भी है कि इंडिया का अभी तक अपना कोई स्पेस स्टेशन नहीं है। जो 2035 तक बनेगा वो भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वो होगा, और इंडियन एस्ट्रोनॉट जो मून पर लैंड करेंगे वो 2040 तक करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर एयर पॉल्यूशन। तो बोलते हैं कि 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के लिए भारत का क्या रैंक है। तो अगर हम बात करते हैं 2024 की ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई है, इसमें इसके अकॉर्डिंग भारत का जो है वो क्या रैंक है। भारत का जो है वो इसमें 5th रैंक जो है वो रहा है। 5th रैंक इसमें भारत का जो है वो रहा है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है वो रही है वर्ल्ड की 2024 में। इसका जो एवरेज PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन है वो 91.8 mg मीटर क्यूब है। और आपने ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 50.6 mg मीटर क्यूब, और बोलते हैं 10 टाइम्स हाइयर है ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई गाइडलाइंस है उससे जो है वो 10 टाइमर ये हाइयर है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो है वो अगर हम पूरे वर्ल्ड में टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी देखते हैं तो 13 जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो है वो ग्लोबली जो है वो इंडिया में ही जो है वो आती हैं। तो इतना पॉल्यूशन है भारत में। असम मेघालय के बॉर्डर पर जो है एक जो है वो सिटी कर है कोई, या फिर जगह है कोई भारीनाथ कर ये जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड जो है वो बताई गई है। ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना इस नाम की, भेरिन्यात कर ये असम मेघालय बॉर्डर पर जो है वो आता है। तो इतना सब आपने यहाँ से ध्यान रखना है इसरो के
सॉरी इतना आपने ध्यान रखना है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2025 में भारत की क्या रैंक रही है। तो इसमें भारत की जो है वो फर्स्ट रैंक जो है वो रही है, पहली ही रैंक इसमें भारत की रही है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट किसी भी तरह का जो है वो एग्जामिनर का रह सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में टॉप कंट्री जो है वो कौन सी रही है। तो टॉप कंट्री वहाँ पर अपना भारत जो है वो रहा है, या फिर सिंपली भारत का रैंक पूछा जा सकता है तो वो फर्स्ट रैंक भारत का रहा है। भारत ने इसमें जो है वो 2025 में 134 मेडल जीते हैं, जिसमें से 45 गोल्ड मेडल है, 40 सिल्वर मेडल है और 49 ब्रॉन्ज मेडल है। ये हुई कहाँ पर थी, ये न्यू दिल्ली में ही जो था वो ग्रैंड प्रिक्स जो था वो हुई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि टोटल भारत के द्वारा 134 मेडल्स भी जीते गए, 45 गोल्ड मेडल, 40 सिल्वर मेडल और 49 ब्रॉन्ज मेडल जो था वो भारत के द्वारा जीते गए थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर कल्पना 3201 एंड विक्रम 3201 फॉर स्पेस मिशन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन ने जो है वो अंतरिक्ष मशीनों के लिए उच्च गति वाले माइक्रो प्रोसेसर, एक का नाम कल्पना 3201 रखा गया है और एक का नाम विक्रम 3201 रखा है, ये किसने जो है वो विकसित किए हैं। तो ये इसरो के द्वारा जो है वो विकसित किए गए हैं, जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो है वो इनको जो है वो विकसित किया गया है। इसरो के द्वारा इनको जो है वो विकसित किया गया है। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो के चेयरमैन तो आपने पढ़ ही लिए हैं। इसरो के चेयरमैन आपने पढ़ लिए हैं। इसरो की स्थापना कब की गई थी। इसरो की स्थापना 1969 में जो था वो की गई थी। अब यहाँ पर ना दो नाम दिए गए हैं, एक नाम कल्पना दिया गया है, एक नाम विक्रम दिया गया है। तो कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो स्पेस पर गई थी। कल्पना चावला जो था वो फर्स्ट वुमेन थी इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस पर गई थी, और 1997 की ये बात है जब कल्पना चावला जो था वो स्पेस पर गई थी। और दूसरा नाम यहाँ पर विक्रम दिया गया है। तो विक्रम साराभाई का नाम भी यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट है। विक्रम साराभाई को जो है वो इसरो की जो स्थापना हुई थी, इसरो की स्थापना का श्रेय भी इनको जाता है। इनको फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी जो है वो बोला जाता है। इंडिया का जो पहला साउंडिंग रॉकेट जो लॉन्च किया गया था 1967 में, उसमें भी जो है वो उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो रहा था, उसके लिए भी इनको जाना जाता है। तो विक्रम साराभाई का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब स्पेस पर जाने की बात हो ही रही है तो फर्स्ट इंडियन मैन कौन थे जो स्पेस पर गए थे। तो फर्स्ट इंडियन मैन जो स्पेस पर गए थे उनका नाम राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन मैन थे जो स्पेस पर गए थे। कब गए थे, कौन से ईयर की ये बात है, तो 1984 की ये बात है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना टीजीटी आर्ट्स जैसे एग्जाम्स के लिए, टीजीटी के लिए, तो जेवीटी के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत मायने रखते हैं ऐसे क्वेश्चन। एनसीईआरटी में स्पेसिफिक रूप से मेंशन किए गए हैं ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी हैं। फिर तो पढ़े तो आपने होंगे परंतु भूल जाते हैं, डेट्स भूल जाएंगी। वो कैसे पॉसिबल होगा, जब हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। और इस उत्तीर्ण सीरीज में वही कोशिश की जाती है कि पुरानी चीज़ों को भी बार बार हम रिवाइज कर सकें और नई चीज़ों को भी सीख सकें, नई चीज़ों को भी याद रख सकें। आगे बोलते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसीव्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो मार्च महीने की बात है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको जो है वो किस कंट्री का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ये आपने कमेंट करके जो है वो बताना है, क्योंकि इससे पहले का जो उत्तीर्ण सीरीज का पार्ट है उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ही डिस्कस किया था और डिटेल से डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट कर बता दीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। अगर नहीं आता तो आपको कमेंट्स पर पता चल जाएगा और भूलेगा भी नहीं फिर जब आप कमेंट करेंगे। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको इस पार्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। बजट की पीडीएफ हमने डाल दी थी, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे बजट के, और भी बहुत सारी पीडीएफ जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती हैं वो वहाँ पर आपको टाइमली हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।